Welcome to Molecule. Lecture on factors affecting enzyme activity। अब अलग अलग फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ये एंजाइम्स का पार्ट 4 है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एंजाइम्स के बारे में जो डिस्कस किया है कि एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन की है, उसके मैकेनिज्म के बारे में बात की है। तो उन सब वीडियोस की मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको आप देख सकते हैं। और उससे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए और लगे हाथ बेल आइकन को भी दबा दिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स मिलती रहें। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी देख लेते हैं। जो अलग अलग फैक्टर्स हैं हमारे जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। इसमें पहला हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। दूसरा पीएच के बारे में देख लेंगे। तीसरा एंजाइम्स की कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करती है। चौथा सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन, फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, फिर इनहिबिटर्स देखेंगे, फिर एक्टिवेटर्स देखेंगे। ये 7 फैक्टर्स देखेंगे जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी। पहला फैक्टर हमारा टेम्परेचर कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। When all the other parameters are kept constant, the rate of reaction increases slowly with increase in temperature till it reaches the optimum temperature. Further increase in temperature denatures the protein, resulting in decrease in enzyme activity and destroy the enzyme. जो टेम्परेचर होता है वो कैसे अफेक्ट करता है। जब हम शुरू में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, एंजाइम एक्टिविटी भी बढ़ती है, वो एक हद तक बढ़ती है। अब वो टेम्परेचर जिस पे हमारी एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाए तो उसी को हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो शुरू में हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी, तो वो बढ़ते बढ़ते एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे पहुंच गई जहां पे मैक्सिमम हो गए हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर इससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमारा जो एंजाइम होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम प्रोटीन का बना होता है और प्रोटीन ज्यादा टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाता है। तो ये इफेक्ट होता है हमारा टेम्परेचर का एंजाइम के ऊपर, कि तब तक बढ़ेगी जब तक वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे पहुंच ना जाए। दूसरा है हमारा पीएच। अब मोस्ट एंजाइम्स आर एक्टिव ओनली विद इन अ नैरो पीएच रेंज, टिपिकली 5 to 9। अब 5 से 9 पीएच पे ही ज्यादातर एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। अब वो पीएच जिस पे हमारे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो उसी को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। और ये हर एंजाइम के लिए अलग अलग होती है। जैसे हमारा ऑप्टिमम पीएच होता है पेप्सिन के लिए 2, क्योंकि जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। और पीएच जो चेंज, अगर हम पीएच चेंज करें तो वो इफेक्ट कर जाते हैं हमारे एंजाइम के ऊपर, जिससे वो डीनेचर हो जाता है या और इनएक्टिवेट हो जाता है। तो वो इनएक्टिवेट और डीनेचरेशन कर देते हैं अगर हम पीएच चेंज करें। हर एंजाइम के लिए अलग पीएच होता है। तीसरा है हमारा एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन में क्या होता है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं एंजाइम की तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होती है। चौथा है हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करती है। विद अ फिक्स्ड एंजाइम कंसंट्रेशन, रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन until it reaches maximum velocity। अब ये एक सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज होती है। सबस्ट्रेट हम इंक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की तो वो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, बट एक हद तक। क्यों? क्योंकि अब जितने एंजाइम मौजूद होंगे उतने ही तो वो कैरी कर पाएंगे हमारे सबस्ट्रेट को। अब ज्यादा अगर हम सबस्ट्रेट भी कर देंगे अगर ज्यादा, तो उनके लिए एंजाइम कम पड़ जाएंगे। तो जितने एंजाइम होंगे हमारे उतने ही सबस्ट्रेट वो कैरी कर पाएंगे। तो हमारा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत इंक्रीज करने पे फिर कोई इफेक्ट नहीं होता है, एक लिमिट तक इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम वेलोसिटी इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डज नॉट फर्दर इंक्रीज रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो कहने का मकसद ये है कि वो एक हद तक पहले इंक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन, फिर क्या होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मैंने बताया कि एंजाइम जितने हैं उतने ही रहेंगे, बट जो सबस्ट्रेट है वो बढ़ जाएंगे। तो एंजाइम के मुकाबले सबस्ट्रेट ज़्यादा हो जाएंगे तो एंजाइम उतने ही कैरी करेंगे जितने एंजाइम है मौजूद, और सबस्ट्रेट ज़्यादा हो जाएंगे तो जितने वो कैरी कर पाएंगे उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी हमारी, और उससे फर्दर इंक्रीज नहीं होगी। फिर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन होती है हमारे 6 वाला। इसमें क्या होता है, व्हेन अ प्रोडक्ट इज मोर अ रिवर्स रिएक्शन में स्टार्ट, हेयर प्रोडक्ट चेंजेस टू सबस्ट्रेट।
जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो रिवर्स रिएक्शन होने लगती है, क्योंकि इस केस में हमारा देखिए ये हमने मान लिया ये हमारा रिएक्टेंट था, ये था हमारा प्रोडक्ट। अब एंजाइम का काम क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को उसके इक्विलिब्रियम तक पहुंचाने का। अब अगर यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो रिएक्टेंट की कम हो जाएगी, तो ये अनइक्वल है, तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इस केस में क्या करेगा हमारा एंजाइम, ये बैकवर्ड रिएक्शन करा देगा। तो जिससे क्या होगा, ये दोनों अब यहाँ पे उल्टा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और प्रोडक्ट की घटेगी, और एक टाइम पे बराबर हो जाएगी, जिससे कि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है हमारे पास, तो रिवर्स रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं और रिवर्स रिएक्शन हो जाती है। So when product concentration is high, same enzyme reverses catalytic activity, hence reaction proceed in backward direction. तो अगर ज्यादा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो जाएगी। अगला है हमारा इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या करते हैं? इनहिबिटर्स आर मॉलिक्यूलर एजेंट्स दैट इंटरफेयर विद कैटालिसिस, स्लोइंग और स्टॉपिंग एंजाइम रिएक्शन। अब ये एक मॉलिक्यूलर एजेंट्स होते हैं जो इंटरफेयर करते हैं कैटालिसिस में, और जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है उसको स्टॉप कर देते हैं या स्लो कर देते हैं। ये फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स एज ए एजेंट यूज होते हैं। इसमें ये दो तरीके के इनहिबिशन होते हैं। अब एक में एक रिवर्सिबल इनहिबिशन होता है, एक इरिवर्सिबल इनहिबिशन होता है। रिवर्सिबल इनहिबिशन में रिवर्सिबल इनहिबिटर्स यूज होते हैं जो क्या करते हैं, बाइंड्स टू एंजाइम इन रिवर्सिबल फैशन। ये रिवर्सिबल फैशन में बाइंड करते हैं और आसानी से रिमूव हो सकते हैं डायलिसिस के थ्रू एंजाइम से, और इससे क्या होगा, फिर एंजाइम की हमारी फुल एक्टिविटी जो होगी वो रिस्टोर हो सकती है। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स में क्या होता है, ये बहुत टाइटली बाउंड हो जाते हैं हमारे एंजाइम से कोवेलेंटी या नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बना के, जिससे ये रिमूव नहीं हो पाते और हमारे एंजाइम पे हमेशा बाउंड रहते हैं। तो ये इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल मतलब दोबारा हम इसको हटा नहीं सकते। ये इनहिबिटर्स होते हैं। सातवां है हमारा एक्टिवेटर्स। सर्टेन सब्सटेंसेस ईदर इनिशिएट और इनहेंस द रेट ऑफ एंजाइमेटिक कैटलाइज्ड रिएक्शन। अब जो एक्टिवेटर्स होते हैं वो या तो इनिशिएट करते हैं एंजाइम को, या उनकी जो रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है उसको बढ़ा देते हैं। अब ये दो तरीके के होते हैं, या तो ये मेटल आयन एज अ मेटल आयन एक्टिवेटर्स होते हैं, या कुछ प्रो एंजाइम एक्टिवेटर्स होते हैं। मेटल आयन एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, सेवरल एंजाइम रिक्वायर स्पेसिफिक मेटेलिक आयन फॉर बेटर एक्टिविटी, दिस कंबाइंड विद एंजाइम टू फॉर्म बेटर कैटलिस्ट देन ओरिजिनल। अब ये कुछ जो होते हैं वो मेटल आयन होते हैं जो एंजाइम के साथ जोड़ते हैं तो उसकी एक्टिविटी को इनहेंस कर देते हैं। दूसरे क्या होते हैं, दूसरे होते हैं प्रो एंजाइम एक्टिवेटर। ये क्या करते हैं, कुछ एंजाइम जो हमारे प्रोड्यूस होते हैं जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम या ब्लड कोगुलेशन एंजाइम, वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। तो प्रो एंजाइम एक्टिवेटर्स क्या करते हैं, इनको इनएक्टिव फॉर्म से इनके एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो इस दौरान क्या करते हैं, ये एक्टिवेशन में कुछ बॉन्ड्स जो होते हैं तोड़ते हैं और एंजाइम में मॉडिफिकेशन करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो एंजाइम इनएक्टिव होता है वो एक्टिव हो जाता है। तो इसका एग्जांपल है हमारा पेप्सिनोजेन, जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है और वो बाद में एक्टिव हो जाता है। तो एक्टिवेटर्स का काम यही होता है, इनिशिएट करें या उनके रेट ऑफ जो रिएक्शन है उसको इंक्रीज करें। Please like, share and subscribe.